एपिसोड 5 भविष्यवाणी। कौन हो तुम? सूरज ने जिम के दरवाजे पर खड़े साये से पूछा। मोनिका, साकुरा फाइटिंग स्कूल की हेडमिस्ट्रेस और टाइगर जिम की ओनर। एक पतली दुबली 28 साल की लड़की, रंग गेहुआ, 5 फीट 11 इंच हाइट, काले लंबे कसकर जोड़े में बंधे हुए बाल, काले रंग का टाइट ब्लेजर के साथ पहना हुआ शाइनी ब्रालेट, मिनी स्कर्ट और पैंटीहोज में खड़ी थी। अक्षय, अपनी टीम को लेकर जाओ यहां से, मुझे इन दोनों से बात करनी है। और आगे से ध्यान रहे, ये ट्रेनिंग जिम है, पर्सनल मामले सॉल्व करने की जगह नहीं। गेट आउट। मोनिका ने रिंग के पास आते हुए कहा। सॉरी मैम, आगे से नहीं होगा। अक्षय ने जाते हुए सूरज पर एक निगाह डाली, जिसका मतलब था कि अभी यह मामला खत्म नहीं हुआ था। सॉरी मैम। मोनिका के बोलने से पहले ही अकीरा ने जल्दी से कहा। अकीरा, तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड्स को मेरे जिम से दूर रखना चाहिए। लास्ट टाइम तुमने मेरे जिम को होटल बेड की तरह यूज किया था, और अब ये जिम तुम्हारे बॉयफ्रेंड्स के साथ फन और फाइटिंग के लिए नहीं है। पिछली बार भी मैंने तुमसे कहा था, अगली बार तुम्हारा फाइटिंग स्टेटस छीना जा सकता है। मोनिका ने अथॉरिटी से कहा। सॉरी मैम, अब से नहीं होगा। अकीरा का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। मैं अकीरा का बॉयफ्रेंड नहीं हूं, सूरज ने कहा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम अकीरा के बॉयफ्रेंड हो या नहीं। मैंने तुम्हें अक्षय से फाइट करते देखा, इसलिए रोका। अक्षय ने शुरू की थी और मैंने खत्म। सूरज ने अपनी आवाज थोड़ी तेज करते हुए लापरवाही में कहा। मुझसे ऊपर आवाज में बात करने की हिम्मत मत करना। मोनिका ने सपाट लहजे में कहा। क्या हम जा सकते हैं? जल्दी से अकीरा ने पूछा। तुम जा सकती हो, मुझे इससे। सूरज नाम है मेरा। सूरज, किस फाइटिंग स्कूल से हो तुम? मैं किसी भी फाइटिंग स्कूल से नहीं हूं, मैंने अपने मास्टर से सीखा है, और वो अब इस दुनिया में नहीं है। मैं लड़ना नहीं चाहता था, पर अक्षय ने मजबूर कर दिया था। वैसे भी ये मेरी पहली फाइट थी, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। सूरज ने तुरंत ही एक झूठी कहानी बना दी। बिना स्कूल ट्रेनिंग के लेवल 7 के फाइटर को हरा देना, इम्प्रेसिव, वो भी पहली फाइट में। ये प्रोबॉट ने दी है ना? सूरज की रिंग को देखकर मोनिका ने कहा। हाँ, प्रोबॉट ने काफी मदद की है। अगर तुम्हें ट्रेनिंग दी जाए तो तुम काफी अच्छे फाइटर बन सकते हो, और ये मेरे स्कूल के लिए भी अच्छा होगा। क्या तुम मेरा ऑफर एक्सेप्ट करते हो? मोनिका ने सूरज से पूछा। अकीरा हैरानी से ये सब देख रही थी। मोनिका बहुत प्रोफेशनल थी। उसके स्कूल में एडमिशन के लिए एग्जाम देने होते थे, तो आज मोनिका पहली बार मिल रहे सूरज को अपने स्कूल में ट्रेनिंग के लिए इन्वाइट क्यों कर रही थी? सूरज को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके दिमाग में पहला ख्याल उस अनजान आदमी का था जिसने उसे टिप दी थी। ठीक है, मैं ट्रेनिंग के लिए तैयार हूं, सूरज ने कहा। उसने सोचा कि यहां पर पैर जमाने के लिए यह सही रहेगा, और साथ ही इस दुनिया के बारे में जानने को भी मिलेगा। साथ ही शायद स्कूल में उस अनजान आदमी का कोई सुराग पता चल जाए जो अक्षय की और उसकी कमजोरी जानता था। उसने अब तक अकीरा को टिप के बारे में नहीं बताया था। अकीरा, इसे कल स्कूल ले आओ, और हाँ, नए कपड़ों के साथ। ये अपने पुराने बॉयफ्रेंड के उतारे हुए कपड़ों में नहीं। ये कहकर मोनिका कैटवॉक करती हुई चली गई। बॉयफ्रेंड के कपड़े? और मोनिका तुम्हें उसके साथ यहां क्या करते देख रही थी? घर चलकर बताती हूं, अकीरा ने कहा। दोनों जिम के बाहर आ गए। सूरज, तुम 1 मिनट यहीं रुको, मैं आती हूं, सूरज को कहकर अकीरा जिम के बाहर खड़े एक लड़के की तरफ चली गई। जिम में बॉयफ्रेंड, प्रोबॉट की लैब में मैं, और अब स्कूल में एक और लड़का। अकीरा की तरफ देखते हुए सूरज को शीना याद आ गई। अकीरा उस लड़के को गली के छोर पर ले गई और धीमी आवाज में बातें करने लगी। सूरज का शक अकीरा पर बढ़ गया। तुम समझ गए ना, सिर्फ स्कूल में। ये बात मेरे तुम्हारे बीच में रहनी चाहिए, और तुम्हारा खंजर काफी अच्छा है। थैंक यू, पर स्टेम? लड़के ने अकीरा को आंख मारते हुए कहा, और अकीरा ने अपने दाएं अंगूठे से उसे पेमेंट की। हाय सूरज, अभी तक यहीं हो? हाँ, बस जा ही रहा हूं। यंग गर्ल्स, अगर तुम्हें कंपनी चाहिए तो मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूं, मोनिका ने गली के छोर पर खड़ी अकीरा को देखते हुए कहा। थैंक यू, पर मुझे एक जरूरी फोन करना है, कुछ अर्जेंट है। कहते हुए सूरज ने अकीरा को लड़के के गले लगते देखा और चला गया। उसके दिमाग में शीना और अनजान टिप घूम रही थी। फोन? मोनिका ने सूरज को जिज्ञासा से देखा और उसकी आंखें सिकुड़ गई। और इस दुनिया में रात भर डायरी और लॉकेट को चेक करने के बाद भी रघु को कुछ पता नहीं चला, तो वो पुराने मकान में वापस आ गया था। इन्वर्टर ऑन करके उसने यहां की पूरी छानबीन करने का डिसीजन लिया था। उसने सोचा था कि कहीं उसे रात भर वहीं रुकना पड़े, तो वो रहने के सामान के साथ ही अपने खाने और चाय का इंतजाम भी करके आया था। इन्वर्टर तो ले आया, पर इसे स्टार्ट कैसे करूं?
1 घंटे की कोशिश के बाद भी जब कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हुआ तो कुर्सी पर बैठते हुए रघु ने कहा। उसने फ्लास्क में से एक कप में चाय निकाली और पीने लगा। 2 दिन से ठीक तरह से न सोने और सूरज की चिंता में होने के कारण उसकी हालत थोड़ी पस्त दिख रही थी और आंखों के नीचे काले गड्ढे भी। अरे यार भूतनी के, लाइब्रेरी की ओर देखते हुए उसने उबासी लेते हुए कहा। चल छोटे, शुरू हो जा, पढ़ेगा तू तभी पास होगा तेरा दोस्त। तभी उसके पेट से एक गड़गड़ाहट की आवाज आई। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। रघु ने सामने रखे कलेक्ट्रेट के पास से जेएमबी के लाए हुए पोहे सेब के फूड पार्सल को खोला। रघु को सूरज की याद आ गई और उसने पार्सल टेबल पर दोबारा रख दिया। कितने पसंद है सूरज को ये पोहे। जब भी मन होता था मुझे पकड़कर साथ ले जाता था। चलो ए रघु, कलेक्ट्रेट का चक्कर मार के आते हैं, और हमेशा पोहे खिलाने ले जाता था। और अब रघु बिना खाए लाइब्रेरी में चला गया। नई दुनिया में अकीरा सूरज को ढूंढ रही थी। उसने प्रोबॉट को बता दिया था कि सूरज जीत गया था और उसने सूरज को मोनिका से बात करके वहां से जाते हुए भी देख लिया था। मोनिका ने अकीरा को बताया था कि सूरज बिना बताए वहां से चला गया था। मोनिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता। क्या जरूरत थी उसे मेरी पर्सनल लाइफ सूरज के सामने बताने की। ये सूरज कहां चला गया? तभी उसे कुछ दूरी पर सूरज फूड शॉप पर कुछ खाता दिखा। सूरज अभी भी अकीरा, शीना और अनजान टिप के बारे में ही सोच रहा था। मोनिका ने ही तो नहीं दी थी वो टिप मुझे, पर मोनिका का मुझसे क्या लेना देना। पर अक्षय की एबिलिटीज को उसके टीचर से बेहतर कौन जान सकता है। अगर भूख लगी थी तो मुझसे बोल कर आ जाते, पेमेंट तो मुझे ही करनी है। अकीरा ने उसके पास आकर कहा। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। सूरज ने प्लेट छोड़ दी और आगे बढ़ गया। अकीरा शॉप में पेमेंट करके उसके पीछे आई। तुम जब से आए हो मेरे घर पर हो और मुझे ही एटीट्यूड दिखा रहे हो। मैं तुमसे मदद मांगने नहीं आया था, तुमने अपनी मर्जी से मुझे घर पर बुलाया था। पता नहीं क्या चाहती हो मुझसे। भाड़ में जाओ, गुस्से में अकीरा ने कहा। जब दिमाग ठिकाने आ जाए तो घर पर आ जाना। अकीरा सूरज को पाशो शहर में अपने सवालों में फंसा हुआ अकेला छोड़कर वहां से चली गई। इधर इस दुनिया में रघु पिछले कई घंटों से लाइब्रेरी में सुराग पता करने की कोशिश कर रहा था। मेरा सिर फटा जा रहा है पढ़ पढ़ कर, पर अब तक ना किसी और का नाम पता चला है और ना किसी शरद का। ऐसा लगता है जैसे किसी ने हर जगह से लोगों के नाम मिटा दिए हैं। ये कहकर रघु ने नई फाइल उठा ली। ओ भूतनी के, मिल गया। उसने अभी जो फाइल उठाई थी उसमें एक इंस्टीट्यूशन लैब और एक प्रोफेसर का नाम दिया हुआ था। उसने जल्दी से अपने मोबाइल में एड्रेस और नाम सेव कर लिया। कल तो सैटरडे है, कहीं लेट हो गया तो 2 दिन रुकना पड़ेगा। विक्रम अंकल को मैसेज ड्रॉप कर देता हूँ कि कुछ पता चला है, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपसे संडे को मिलता हूँ। रघु ने अभी मिली इन्फॉर्मेशन विक्रम अंकल को भेजकर अपने बैग में फूड पार्सल, फ्लास्क, टॉर्च, लॉकेट और डायरी रखे। 2 दिन की थकान और अधूरी नींद को भूलकर रघु सूरज के बारे में सोचता हुआ कार स्टार्ट करके लैब की ओर चल दिया। रघु लगभग 10 बजे इंस्टीट्यूट लैब पहुंचा। जिस प्रोफेसर का नाम और इंस्टीट्यूट लैब का एड्रेस मिला था उसमें प्रोफेसर की फोटो नहीं थी, इसलिए उसे वहां के लोगों से पूछकर प्रोफेसर का पता लगाना था। इंस्टीट्यूट लैब के मेन गेट पर जाकर उसने चौकीदार से पूछा, प्रोफेसर पुनीत शर्मा मिलेंगे? इंस्टीट्यूट बहुत बड़ा है सर, बहुत सारे शर्मा और वर्मा हैं, किसको किसको याद रखेंगे, हम तो वैसे भी नए आए हैं यहाँ, चौकीदार ने कहा। ओफो, सोचा था चौकीदार सब खोज खबर रखते हैं तो काम आसान हो जाएगा, पर अब मुझे खुद जाकर पूछना पड़ेगा। रघु ने मन ही मन सोचा। ठीक है, गेट तो खोलो भाई, मैं ही जाकर प्रोफेसर शर्मा से मिल लेता हूँ। अरे सर, ऐसे कैसे गेट खोल दें? सरकारी इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर रिसर्च वगैरह होती है। आपके पास कोई आईडी कार्ड है या फिर आप किसी सरकारी ऑफिस से हैं? अरे भूतनी के, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, अब क्या करूं? रघु ने सोचा। अरे गार्ड साहब, आपने अपना नाम क्या बताया? सर अभी तक बताया कहाँ है, और नाम जानकर क्या करेंगे आप हमारा? नाम जानने से आपको एंट्री थोड़ी ही मिल जाएगी। अरे गार्ड साहब, मैं प्रोफेसर शर्मा का भतीजा हूँ, उनका सामान उन्हें देने आया हूँ, उन्होंने ही बुलाया है मुझे। ये देखो, सूरज ने अपना बैग दिखाकर कहा। पर हमें तो मैनेजमेंट से किसी भी विजिटर के आने की खबर नहीं मिली है, और आप प्रोफेसर शर्मा के भतीजे हैं या भांजे, उससे हमको क्या लेना देना? हमें तो दिन भर यहीं गेट पर बैठना होता है। रघु ने इशारा समझकर 500 रुपए गार्ड को दिए। अब तो प्रोफेसर शर्मा के दर्शन करवा दो। अब आप प्रोफेसर शर्मा से मिलिए, वर्मा से मिलिए या किसी से भी मिलिए, बस कुछ गड़बड़ मत कीजिएगा। गार्ड ने रघु की कार की एंट्री रजिस्टर में करते हुए कहा और गेट खोल दिया। एक्सक्यूज मी,
प्रोफेसर शर्मा कहाँ मिलेंगे? वो जो फिजिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट में है। रघु ने सामने से आते हुए प्रोफेसर से पूछा। प्रोफेसर ने रघु को ध्यान से देखा और कहा, क्या काम है आपको प्रोफेसर शर्मा से? मिलना है, कुछ जरूरी काम था। कैसा काम? काम तो पर्सनल है, आप बताएंगे प्रोफेसर कहाँ मिलेंगे? थोड़ा अर्जेंट है। प्रोफेसर शर्मा आज नहीं आए हैं, वो छुट्टी पर हैं। आप सोमवार को आकर उनसे मिल लीजिए। इतना कहकर वह प्रोफेसर तेजी से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चले गए। भूतनी का, ये प्रोफेसर कहाँ चला गया? लगता है अब सोमवार को दोबारा आना ही पड़ेगा। रघु अपनी कार स्टार्ट करके वापस मेन गेट की तरफ चल दिया। इधर प्रोबॉट अपनी लैब में स्क्रीन पर चमकते नीले बिंदु को देख रहा था, जो कि अकीरा के घर में रह रहा सूरज था। जैसा अकीरा ने बताया कि सूरज अपनी पहली फाइट में ही बड़ी सफाई से जीत गया। उससे लगता है कि सूरज असली में खतरा है। सिर्फ जीपीएस लोकेशन से काम नहीं चलेगा। कल अकीरा और सूरज मेरे पास आएंगे सूरज के बॉडी स्कैन के लिए। कल उसे नया डिवाइस दे दूंगा जिसमें सैटेलाइट कैमरा सेंसर होगा, जिससे उसकी रियल टाइम फुटेज मुझ तक आ जाएगी। मुझे कैसे भी करके सूरज का वो लॉकेट पाना ही होगा, वरना मेरा पूरा प्लान फेल हो जाएगा। और प्रोबॉट कभी फेल नहीं होता। प्रोबॉट की ये डरावनी हंसी सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते थे। प्रोबॉट ने अपनी इन्वेंट्री के पीछे बने रूम में से अपने कैदियों को शिफ्ट करके लैब के नीचे बने बेसमेंट में कैद कर दिया था। ये कैदी एक रूम में बैठकर बातें कर रहे थे। रवि, क्या तुम्हारे पास और भी डिवाइसेस हैं? रवि के ठीक सामने बैठे प्रोफेसर स्टीन ने पूछा। 2 और हैं, पर मेरे पास नहीं है। रवि, और कुछ मत बोलो। रवि के ठीक बगल में बैठी औरत ने कहा, मुझे लगता है हमें इन्हें सच बता देना चाहिए माया। हम सब इतने सालों से एक दूसरे के साथ बंद हैं, इतना भरोसा तो किया जा सकता है। रवि ने उस औरत की ओर देखकर कहा, पृथ्वी पर 2 और लॉकेट थे, हमने प्रोबॉट से छुपा कर रखे थे, पर पता नहीं कैसे वो सूरज के हाथ लग गए। और ये सूरज कौन है? कहीं ये प्रोबॉट से मिला हुआ तो नहीं है? सामने बैठी औरत ने पूछा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। रवि ने माया की ओर देखा और माया की नजरों को समझ गया। मेरा मतलब है कि अगर सूरज प्रोबॉट से मिला हुआ होता तो प्रोबॉट हमें उसके बारे में इस तरह क्यों बताता? शायद इसके हाथ गलती से लॉकेट लग गए होंगे और ये यहां आ गया होगा। अगर ऐसा है तो ये वही है जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई है। काश ऐसा ही हो। सामने बैठी हुई प्रोफेसर मिया ने कहा। माया और रवि ने यह सुनकर मन ही मन कहा कि भविष्यवाणी सूरज के बारे में ना हो। शहर से दूर रेगिस्तान में बैठी हुई एक अनजान आकृति प्रोबॉट की लैब को एक कैमरे जैसे डिवाइस से देख रही थी। उस आकृति ने एक बटन दबाया और कैमरे जैसा डिवाइस हवा में गायब हो गया और आकृति के होंठ हिले। तेरा आखिरी समय आ गया है प्रोबॉट, भविष्यवाणी पूरी होकर रहेगी। क्या थी वो भविष्यवाणी? कौन थी वो अनजान आकृति जो प्रोबॉट पर नजर रख रही थी और क्यों? क्या सूरज को अपने सवालों के जवाब मिल पाएंगे? कौन था ये प्रोफेसर जिसके पास रघु जा रहा था? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए साकुरा द मिस्ट्री आइलैंड, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।